हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। आज का क्लास आप सभी के लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। इसलिए आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है क्योंकि ये जो सीरीज चलाया जा रहा है आप सभी के लिए रीजनिंग का क्लास के लिए, किसी भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उपयोग करके रीजनिंग का प्रश्न सेट करता है, इस क्लास में वही पैटर्न और वही टॉपिक और वही लेटेस्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी हमारे कहने का मतलब कि हर चैप्टर से आप सभी को सभी प्रश्न सभी क्लास में कवर करवाया जाता है। यानी इस क्लास में देखने को मिलेगा हर चैप्टर से हर प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों को 7 से 8 सेकेंड में आप सभी को दिमाग में सेट कराने की फुल कोशिश किया जाएगा। समझ रहे हो? तो आप लोग सभी प्रश्नों को 100% क्लास में फोकस करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना, क्योंकि एक प्रश्न आप सभी को या तो कटअप लिस्ट से इस पार करेगा या तो कटअप लिस्ट से इस पार करेगा। समझ रहे हो? तो सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। और यह क्लास जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम 2 टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें वैसे प्रश्न को जो आपका एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित प्रश्न हो। समझो ना? और आप सभी को पता होगा कि जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस किया है उसका सिलेक्शन 100% हुआ है। समझो? तो आप सभी को आज से ही ठान लेना है कि हमें ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना है और वैसे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना है जो हमारे एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो बाबू, पहला प्रश्न समझो क्या कर रहा है, आप सभी से समझने की कोशिश करना। देखो पहला प्रश्न है ना, करा है शब्दों का संबंध बताना है। ऐसे प्रश्न जब भी आ जाए तो आप सभी को इस तरह से सोचना होगा कि जिस प्रकार प्रोत्साहन का संबंध विजय से है, कुष्ठा का संबंध किस से होगा, इन चारों ऑप्शन के अनुसार आप सभी को सोचना होगा, समझना होगा। तो देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पे है प्रोत्साहन और यहाँ पे है विजय। अब आप लोग लॉजिक लगाओ, इस तरह से लॉजिक लगाओ। देखो यह लॉजिक आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी पे ये लॉजिक लग सकता है। जैसे इस तरह से सोचो कि अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर हम आप सभी को क्या करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं कि बाबू मेहनत करो, इतना करो, ये प्रश्न करो, वैसे प्रश्न करो, इस पैटर्न का उपयोग करो, तो आपका अंत में जाके फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो बोलोगे सर हम विजय हो जाएंगे, यानी सफल हो जाओगे। तो जिस प्रकार किसी को भी प्रोत्साहन किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वह विजय हो जाता है, सफल हो जाता है। उसी प्रकार समझो क्रूष्ठा की बात करें तो क्रूष्ठा क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को क्रूष्ठा कर रहे हो, जैसे कि उसका क्या होता है, कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा लो कर रहे हो, वह किसी काम को 2 स्टेप करने की कोशिश कर रहा है तो उसे और नीचे खींच के 1 स्टेप करने की कोशिश कर रहे हो, उसे कहा जाता है क्रूष्ठा। यानी समझ रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा लो करना। तो जब किसी को कॉन्फिडेंस लो करोगे, यानी उसका जो अनुभव है, उसका ज्ञान है और कम करोगे, यानी क्रूष्ठा करोगे, तो उसका क्या होगा जाके फाइनल रिजल्ट में, तो विफलता होगा, यानी वह विफल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 हुआ। प्रोत्साहन का संबंध जिस प्रकार विजय से है, क्रूष्ठा का संबंध विफलता से है। आई एम राइट? समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? किसी को भी कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं है? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो बाबू, 2 नंबर का प्रश्न है ना, नंबर सीरीज वाले प्रश्न है। और इस नंबर सीरीज वाले में आप सभी को सोचना होगा सबसे पहले कि यह सीरीज किस प्रकार का है, यह सीरीज जो है किस प्रकार का है। तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है ना, स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप घट रहा है। क्या हो रहा है, देखो पहले 365 था, 364, 355, इस तरह से घट रहा है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाना है, समझो। सबसे पहले देखो कि 365 से 364 हुआ है तो क्या हुआ है, तो बोलोगे सर माइनस का 1 हुआ। समझना?
364 से 355 हुआ तो क्या हुआ, तो 364 से 355 हो गया यानी क्या हुआ, तो बोलोगे सर माइनस का 9 हुआ। समझ रहे हो ना। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 355 से 330 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो 355 से 330 हुआ यानी माइनस का क्या हुआ, 25 हुआ। माइनस का 25 हुआ ना, 355 में आप लोग 25 को घटाओगे 330 होगा। अब उसी प्रकार से जब आप लोग 330 में कितना घटाओगे कि 281 आएगा, तो बोलोगे सर 330 में 281 लाने के लिए कितना होगा, तो ये देखो 9 हो जाएगा और ये 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा यानी 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखो कि यह सीरीज किस प्रकार का चल रहा है भाई, तो किस प्रकार का चल रहा है, तो बोलोगे सर यहाँ जो है ना 1 का स्क्वायर घटाया, यहाँ 3 का स्क्वायर घटाया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर घटाया, यहाँ पे 7 का स्क्वायर घटाया। तो इस बार कितना का स्क्वायर घटाना चाहिए, तो देखो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यहाँ पे कितना का स्क्वायर घटाना चाहिए, 9 का स्क्वायर 81। अब जब आप लोग 281 में 81 को घटा दोगे यानी माइनस कर दोगे तो 200 नहीं बचेगा। कितना बचेगा, 200। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट आंसर है। हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न समझो बाबू, इसमें आप सभी को संबंध बताना है लेकिन संख्याओं का संबंध बताना है। इस तरह से संख्याओं का संबंध बताना है जिस तरह से 128 से 96 हुआ है, उसी तरह 244 से यहाँ पे क्या होगा आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना हमारी बातों को। देखो कि 128 से 96 हो गया यानी क्या हुआ, तो बोलोगे सर अगर हम 128 में 96 को माइनस करते हैं तो कितना प्राप्त होता है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 128 से 96 हो गया यानी 128 में क्या घटा दिया है, तो देखो यहाँ पे क्या घटा दिया है, 2 और 3 यानी माइनस का 32 घटा दिया। 128 में जब आप लोग माइनस को 32 घटाओगे यानी 32 को घटा दोगे तो क्या होगा, 96 होगा ना। इसी प्रकार 244 में जब हम 32 को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, क्या प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ पे जब हम 223 में 32 को घटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा यानी 212 यानी 212 ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो किस तरह से लॉजिक लगाया भाई, तो पहले में 32 घटा दिया तो इतना आया, फिर 244 में भी हम 32 घटा दिए तो इतना राइट आंसर आ गया। सिंपल, समझ रहे हो। चलो, और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो सभी ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना, अपने परिवार को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना, और ताकि आप सभी को हर एक क्लास क्या हो नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, प्रेस कर देना, ताकि क्या होगा कि हर क्लास का आप सभी को नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। हर क्लास यानी मैथ का थ्योरी चलाया जाता है, मैथ का प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है, रीजनिंग का थ्योरी चलाया जाता है, यानी सभी क्लास आप सभी को इस प्रकार से प्रोवाइड कराया जाता है कि अगर आप सभी को एक क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है एक दिन में तो आप लोग समझो कि आप सभी को 100 के 100% पूरे का पूरे आप सभी को एग्ज़ाम में हेल्प होगा। समझो ना, तभी आप सभी को यह क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग हर एक क्लास को बारीकता से अध्ययन करना और ज़्यादा अपने नॉलेज में इंक्रीज करना ताकि ज़्यादा नंबर इंक्रीज में ग्रहण कर पाओ। समझिए हमारी बातों को। चलो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या है, 4 नंबर का प्रश्न समझना। 4 नंबर का प्रश्न करा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, मिरर इमेज बताना है। और मिरर इमेज में क्या होता है बाबू, समझना कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। यानी किस प्रकार, तो इस प्रकार कि यहाँ पे देखो यह प्रश्न आकृति है और M और N ये क्या है, मिरर है। तो यह जो त्रिभुज वाली ये जो आकृति है ना, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा
कैसा बनेगा। तो समझो बाबू क्या होता है मिरर इमेज में, दाएं वाला बाएं में और बाएं वाला दाएं में, यानी उलट पुलट जाता है। तो इस तरह से समझो कि यह जो इस तरह का फिगर है ना, यहाँ पे इमेज लगाए हो तो ये जो इस तरफ का भाग है इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ भाग वाले इस तरफ आ जाएगा। इतना आप लोग तो समझते हो। तो देखो अगर हम इस तरफ की बात करें तो इस तरफ क्या है, एक त्रिभुज। क्या दिख रहा है बाबू, तो बोलोगे सर त्रिभुज है। और यह जो त्रिभुज है उठ के किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ त्रिभुज आ जाएगा। और इधर देखो चतुर्भुज है, चार भुजा वाले, ये क्या है, चतुर्भुज है। अब ये चतुर्भुज जो है कहाँ होना चाहिए, तो इस तरफ आना चाहिए, और त्रिभुज इस तरफ आना चाहिए, और चतुर्भुज किस तरफ आना चाहिए, इस तरफ। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो देखो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये तो दोनों सेम है। ये इस तरफ देखो त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज आना चाहिए इस तरफ, इसलिए ये भी गलत है। इस तरफ की बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा आप सभी को, क्योंकि देखो त्रिभुज तो इस तरफ है। तो बोलोगे ठीक है सर इस तरफ तो है, लेकिन चतुर्भुज यहाँ पे कहाँ है भाई, चतुर्भुज ऐसे होना चाहिए ना, यहाँ पे चतुर्भुज नहीं ना दिखा, तो यानी ये भी गलत होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो बचा, यानी ऑप्शन नंबर ये 4 है, यही आपका राइट आंसर है। देखो यहाँ पे त्रिभुज आया ना बाबू, और यहाँ पे क्या आया, चतुर्भुज आया। तो कौन सा राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 0.0009% भी अगर किसी विद्यार्थी का प्रॉब्लम है तो कमेंट में करना, सर जी प्रश्न नंबर इतना में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज है, समझो। तो आप सभी को क्या किया जाएगा, उस प्रश्न को अगले क्लास में सॉल्यूशन किया जाएगा, या आप सभी को पर्सनल कांटेक्ट करके समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलो, या फिर टेलीग्राम में आप सभी को डिटेल से सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 5 नंबर का प्रश्न समझना। करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह आप सभी को कौन सा ऑप्शन उठा के रखोगे ताकि राइट आंसर क्या हो जाए, पता हो जाए। तो कैसे सोचोगे भाई, तो इस तरह से सोचना हमारी बातों को कि जिस प्रकार 5, 6, 7 से 23 आया है, उसी प्रकार 14 आया है, तो उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर पता नहीं चल जाएगा कि क्या आएगा, समझो ना, पता चल जाएगा ना। तो देखो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से समझना और इस तरह से सोचो कि सर 5 और 6 और 7 को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 23 आ जाए बाबू। तो देखो लॉजिक लगाना कि अगर हम 5 गुने 6 करते हैं, यानी इस तरह से समझो 5 गुने 6 करते हैं तो कितना आता है, तो बोलोगे सर 5 गुने 6 30 आता है। और जब 30 में इस 7 को हम घटा देंगे तो 30 में 7 को घटाएंगे तो 23 आया बाबू, यानी कौन सा होगा, देखो यहाँ पे 23 आया। तब बोलोगे जी सर। अब यही लॉजिक हमें किस में लगाना है, इसमें भी लगाना है, इन दोनों में गुना करना और इसको घटाना है। तो देखो जब 4 गुने का 5 करेंगे और माइनस का 6 करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 गुने 5 20, और 20 में जब 6 घटा देंगे तो कितना आएगा बाबू, 14। देखो यहाँ पे 14 है, बोलोगे जी सर 14 है। अब यही लॉजिक को क्या करना है, हमें इसमें लगाना है, इन दोनों को गुना करना है, इसको घटा देंगे तो राइट आंसर नहीं पता हो जाएगा ना। तो देखो 3 × 4 करेंगे और माइनस का 5 करेंगे तो कितना आता है बाबू, तो 3 गुने 4 कितना होता है, तो 12, और 12 में आप लोग 5 को घटा दोगे, माइनस कर दोगे तो कितना होगा बाबू, 7, यानी 7। और कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, जो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए हो क्या राइट आंसर निकल के आया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न समझो। 6 नंबर का प्रश्न समझो बाबू, इसमें आप लोग थोड़ा सा सोचोगे कि जिस प्रकार यहाँ पे सोचना होगा कि वकील है, शिक्षक है और शिक्षित है, यानी आप सभी को इस तरह से इन चारों ऑप्शन का एक ऑप्शन चयन करना होगा, ताकि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन को आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो वही 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चयन करोगे, कौन सा वो आप सभी को सोचना होगा। तो इस तरह से सोचना होगा कि जिस तरह से यहाँ पे वकील है, शिक्षक है और शिक्षित है, इस तरह से हमारी बातों को समझो। शिक्षित, पहले आप लोग शिक्षित किसे कहते हो, जो पढ़ा लिखा हो उसे शिक्षित कहा जाता है। तो चलो मैं शिक्षित के लिए यहाँ पे एक गोला बनाता हूँ, यहाँ पे शिक्षित के लिए एक गोला बनाया। अब आप लोग बताओ बाबू
कि वकील जो होता है और शिक्षक जो होता है, वकील भी क्या होता है, शिक्षित होता है। आप भी जानते हो कोई ऐसा वकील है जो अनपढ़ है, यानी उसे सिग्नेचर करना नहीं आता, उसके पास कोई डिग्रियां नहीं है, तो वह हो नहीं सकता। यानी जब भी कोई वकील होगा तो वह शिक्षित होगा, विद्वान होगा। और शिक्षक की बात करें तो यह भी शिक्षक क्या होगा, पढ़ा लिखा होगा। ऐसे थोड़ी ना कोई शिक्षक बन जाता है, शिक्षक भी होगा वो पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा। अब देखो तो ये वकील जो होगा वह किसके अंदर आ जाएगा, तो शिक्षित के अंदर आ जाएगा। यह वकील जो है शिक्षित के अंदर आ जाएगा, और शिक्षक जो है वह भी शिक्षित के अंदर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा कि कुछ वकील शिक्षक होगा और कुछ शिक्षक वकील होगा। ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कोई वकील है तो क्या वह पढ़ा नहीं सकता है, और जो टीचर है वह क्या वकालत नहीं कर सकता है, कर सकता है ना। बस उसके क्या होना चाहिए, एजुकेशन के अनुसार उसका, मतलब कि उसका एबिलिटी के अनुसार उसका उस पर परफॉर्मेंस करना होगा। जैसे उसके पास क्षमता है तो क्यों ना कर सकता है, डिग्री है तो क्यों ना कर सकता है भाई, टीचिंग भी कर सकता है, वकालत भी कर सकता है, यानी कुछ कुछ हो सकता है। तो कौन सा फिगर ऐसा है बाबू, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो हमारी बातों को, तो ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक करोगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझो क्या है, 7 नंबर का प्रश्न समझना। 7 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उत्तराकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि यह जो सादा भाग है ना, यानी खाली भाग, इसके जगह आप लोग कौन सा ऑप्शन उठा के रखोगे, ताकि क्या होगा बाबू, यह प्रश्न क्या हो जाए, पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए, यानी राइट आंसर आ जाए। तो कैसे पता करोगे, कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले देखो ये इस तरह से एक क्रॉस है, और यहाँ भी यहाँ तक आया है तो यहाँ भी एक क्रॉस होना चाहिए इस तरह से। तो देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए बाबू, इस तरह से क्रॉस होना चाहिए। तो देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में क्रॉस है, सभी में क्रॉस दिख रहा है। अब देखो जब यहाँ पे ये जो त्रिभुज है तो इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, तो इस त्रिभुज का मुंह भी इस तरफ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब देखो ऐसा कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, तो ऑप्शन ए का नहीं, ऑप्शन 2 का नहीं, ऑप्शन सी का भी, 3 का भी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि ये देखो यहाँ पे सटा हुआ है, सटा हुआ नहीं होना चाहिए, हमें बीच बीच में होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भी बीच में है, यहाँ भी बीच में, और यहाँ भी बीच में, यहाँ पे सटा नहीं ना है। यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, यानी माफ़ कीजिएगा, यानी यहाँ पे जो होगा ना वह कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्योंकि 3 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर 1 है जो कि राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना, इस तरह से आप सभी को समझना होगा। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 8 नंबर का प्रश्न। देखो 8 नंबर का प्रश्न में समझना बाबू कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न की पहचान करें यानी बताना होगा आप सभी को इस तरह से कि इन चारों ऑप्शन में 199, 85, 154, 51, इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन का आप सभी को क्या करना है, चयन करना है। वही ऑप्शन का आप सभी को क्या करना है, पता करना है। तो कैसे करोगे, किस प्रकार से सोचोगे, तो समझना। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बोलोगे सर, यहाँ पे बोलोगे सर 119 है, यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 154 है, और यहाँ पे क्या है 51 है। तो अब आप लोग बताओ कि इसमें सबसे अलग कौन है और सबसे हटके कौन है। तो किस तरह से सोच सकते हो, तो इस तरह से सोचो कि अगर मैं 119 में 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या यह पूर्ण रूप से कट रहा है, तो बोलोगे सर नहीं कट रहा है। अगर क्या मैं 85 में अगर 2 से भाग करता हूँ तो यह पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, यानी कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। अगर मैं 51 में 2 से भाग करता हूँ तो क्या होता है, कुछ कटता है, तो बोलोगे नहीं सर यह क्या होता है, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। अब जब हम 154 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा भाई, तो देखो 2 सते का 14 और 2 सते का 14 यानी 77 बार में क्या हो रहा है, या पूर्ण रूप से कट रहा है। यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। वही तो कर रहा है कि सबसे अलग यानी सबसे भिन्न की पहचान करें, तो सबसे भिन्न कौन सा है, तो 154 है जो कि बिल्कुल क्या है,
सही है, बिल्कुल सत्य। तो समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है। 9 नंबर का प्रश्न समझना बाबू। 9 नंबर का प्रश्न देखो है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और ब्लड रिलेशन का प्रश्न में आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड का 0.009% उपयोग करना, राइट आंसर आ जाएगा। बस समझो। देखो करा, यदि ए माता है डी की, समझना ए जो क्या है, ए माता है, माता है तो स्त्रीलिंग होगी, ठीक है। डी की, जब डी की माता है तो एक स्टेप बड़ा हुई है, कौन माता है, तो डी नीचे आ जाएगा भाई, कोई है। देखो ए माता है डी की माता कौन है, ए है, ठीक है, मान लिया। इस तरह से करा है। बी बेटा नहीं है सी का, बी जो है ना, बी जो है वह बेटा सी का नहीं है, ठीक है भाई, सी का नहीं है मान लेते हैं। बी बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का। देखो सी जो है ना, देखो सी पिता है डी का, यानी डी का जब कोई पिता होगा तो पिता होगा डी का, कौन पिता है, सी, तो सी पिता है तो पुल्लिंग होगा। और जब देखो ये ए जो है इसका माता है, सी इसका पिता है, तो ये दोनों ए और सी क्या होगा, पति पत्नी। और पति पत्नी को हम प्लस से संबोधित करते हैं इस तरह से। तो देखो डी का माता ए और डी का पिता सी, समझ गए हो। अब देखो क्या कर रहा है प्रश्न, कर रहा है डी बहन है, डी जो है बहन है बी की, डी जो बहन है, डी या बहन है यानी स्त्रीलिंग है, डी बहन है किसका, बी की, यानी बी की बहन है तो बी यहाँ पे होगा और बी की बहन है, यानी इस तरह से, यानी डी क्या है, इस तरह से बहन है। तो ए और बी से क्या संबंध है। अब देखो हमारी बातों को समझो कि यहाँ पे कह रहा है कि बी बेटा नहीं है सी का, यानी सी का जो, या जो सी है इसका सी का बेटा नहीं है बी, तो सी का जब बेटा बी नहीं है तो क्या होगा, बेटी होगी। क्या होगा भाई, बेटी होगी। अब आप लोग बताओ इस तरह से कि ये दोनों क्या है, बेटी, यानी दोनों बहन है, और ये पिता माता है और ये पिता है। समझना हमारी बातों को, समझ रहे हो ना सभी विद्यार्थी। अब करा ए का बी से क्या संबंध है, यानी इस ए का बी से क्या संबंध है, यानी बी जो होगा ए को क्या कहेगा भाई, तो बी जो है ए को क्या कहेगा, माता कहेगा, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। चलो एक बार और समझो। करा है देखो ए माता है डी की, देखो ए जो माता है स्त्रीलिंग है डी की, ठीक है भाई। अब कह रहा है बी बेटा नहीं है सी का, बी बेटा नहीं है सी का, चलो अभी यहाँ पे रोक के रखते हैं। फिर देखो कह रहा है सी पिता है डी का, देखो सी पिता है यानी प्लस होगा डी का, यानी डी का पिता कौन है, सी, तो देखो डी की माता ए और डी का पिता सी, तो ये दोनों ए और सी पति पत्नी होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि डी बहन है बी की, जब डी यहाँ पे डी बहन है, डी जो होगी वह बहन है किसकी, बी की, तो बी की बहन है तो यानी दोनों क्या होगा, तो डी बहन है बी की, यानी क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, आपस में भाई बहन का रिलेशन होगा या बहन बहन का, समझ रहे हो ना। अब कह रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, यानी बी जो है वह ए को क्या कहेगा, तो कहेगी तो माता कहेगी, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझो क्या है बाबू, 10 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 10 नंबर का प्रश्न करा है ना, एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थी में राहुल को 11वां स्थान मिला तथा वह नीचे से 47वां स्थान पर था, नीचे से 47वां स्थान पर थे, ठीक है। 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके और एक विद्यार्थी असफल रहा, तो कुल संख्या क्या होगा। तो देखो बाबू समझना कि जब भी ऊपर नीचे वाले इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न रहे तो आप लोग कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर क्या होता है, तो कुल संख्या बराबर होता है, इस तरह से समझना, कुल बराबर होता है क्या है, तो यहाँ पे ऊपर होगा और प्लस का नीचे होगा, ऊपर प्लस का नीचे होगा और माइनस का 1 होता है। अगर दाएं बाएं दे दिया जाए तो दाएं प्लस का बाएं माइनस का 1, या फिर आगे पीछे दे दिया जाए तो आगे प्लस पीछे और माइनस का 1, ये होता है कुल संख्या बराबर। समझ रहे हो। अब हमें क्या पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कुल संख्या का मान बताना है। तो देखो कैसे करना है, समझना बाबू। करा एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल को 11वां स्थान मिला, जिसमें से नीचे
नीचे से 47वां था, तो देखो नीचे से जब वह 47वां स्थान पे था तो ऊपर से कितना था, तो 11वां स्थान पे था। ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे, प्लस और माइनस का बंद कर देंगे। ये तो इतना रहा, इतना बात हुआ। अब प्रश्न हमें क्या कर रहा है, कुछ और कर रहा है। देखो कर रहा है 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके। देखो बाबू इतना तो परीक्षा दिए जिसका स्थान ऊपर नीचे ये होते रहा। ठीक है, अब कह रहा है 3 विद्यार्थी जो था ना बाबू, वह परीक्षा में उपस्थित ही नहीं हुआ, वह घर में कोई कारण बस रह गया, यानी परीक्षा दिया ही नहीं। तो दिया ही नहीं, लेकिन वह विद्यार्थी की संख्या में गिनती तो आएगा ना, वह क्लास में कितना अटेंडेंस चल रहा है, कितना बॉय मतलब कि पढ़ाई कर रहा है, उसमें तो सम्मिलित होगा। क्योंकि हमें पूछा है विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल संख्या पूछा है ना, तो जो उपस्थित नहीं हुआ है उसको भी लेके चलना है। तो कितना विद्यार्थी उपस्थित नहीं हुआ है, तो 3 विद्यार्थी जो था ना वह परीक्षा में नहीं उपस्थित हुआ, यानी 3 विद्यार्थी और क्लास में था, लेकिन वह परीक्षा देने नहीं आया, लेकिन क्लास में था। समझ रहे हो। चलो अब कह रहा है कि एक विद्यार्थी असफल रहा। देखो एक विद्यार्थी जो था ना वह फेल हो गया, लेकिन वह भी तो स्टूडेंट था ना, वह भी उस क्लास में था ना, तो यानी एक विद्यार्थी और होगा। क्योंकि हमें कुल विद्यार्थी की संख्या पता करना है। क्या करना है, कुल विद्यार्थी की संख्या। तो देखो कैसे करोगे, तो जो देखो इस तरह से करना कि यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस का 11 और प्लस का 47 और यहाँ पे माइनस का क्या था, माइनस का 1 था। ठीक है, तो माइनस का 1। अब देखो कि 11 और 47 को जोड़ो, कितना होगा, 7 1 8 और 4 और 1 5, और 58 में माइनस का 1 करो तो कितना होगा, 58 में जब माइनस का 1 करोगे तो 57 होगा, और 57 और प्लस का 3 1 4, यानी 57 + 4 कितना होगा, तो 7 4 11 6, यानी 61। यानी ओवरऑल की बात करें कि क्लास में कुल विद्यार्थी की संख्या 61 था। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा 61 विद्यार्थी था। वही तो हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो 61 था। समझो कितना सिंपल है। इस तरह से आप लोग समझते हो तो राइट आंसर इस तरह से आसान तरीका से आप सभी को कम समय में आ जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, समझना बाबू। 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न समझो। कर रहा है इस बार आप सभी से एग्जामिनर आपका कि यहाँ पे बाबू संबंध बताना है। संबंध बताना है, इस तरह से संबंध बताना है कि इतना का इतना से हुआ तो इतना का इतना से कैसे होगा। और क्या चीज़ का संबंध पूछ रहा है, तो अल्फ़ा वर्ड का संबंध पूछ रहा है। यानी कैसे, तो इस तरह से समझो कि इतना से इतना हुआ तो क्या लॉजिक लगाए, हमें कोई पता नहीं चल रहा है। और जब भी अल्फ़ा वर्ड का रीजनिंग का प्रश्न अल्फ़ा वर्ड से आ जाए और कोई लॉजिक ना समझ में आए तो आप लोग अल्फ़ा वर्ड का प्रयोग करना। जैसे ए का 1 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8, एन का 14। ठीक है, आगे देखो बी का 2 होता है, जी का 7 होता है, के का 11 होता है, आर का 18 होता है। इतना आप लोग तो समझ रहे हो। अब देखो यहाँ ए से बी गया, यानी 1 से 2 हुआ तो क्या हुआ बाबू, तो प्लस का 1 हुआ। फिर देखो ई से जी गया, ई का 5 जी का 7, तो 5 से 7 गया तो क्या हुआ बाबू, 2 प्लस हुआ। फिर एच से के गया, एच का 8 और के का 11, 8 से 11 गया तो क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। और एन से आर गया तो 14 से 18 गया तो क्या हुआ बाबू, प्लस का 4 हुआ। इतना समझ रहे हो। अब उसी प्रकार से इसमें भी वही लॉजिक लगाओ ना। देखो प्लस का 1 करोगे भाई तो क्या होगा, तो डी का 4 और 4 में 1 जोड़ोगे 5, और 5 जो होगा वह ई का होगा। फिर देखो एफ में भी क्या जोड़ोगे, तो इसमें +1 तो इसमें +2, तो एफ का 6 में 2 जोड़ोगे क्या होगा, तो 6 2 8, और 8 जो होता है एच का होता है। फिर देखो जी में कितना जोड़ोगे, तो प्लस का 3 जोड़ोगे, जी का 7 और 7 में 3 जोड़ोगे 10, और 10 जो होता है वह जे का होता है। फिर देखो एन का 14 और 14 में इस बार 4 जोड़ोगे, 14 4 18, 18 जो होता है ना बाबू आर का होता है। किसका होता है, आर का। अब आप लोग देखो EHGR कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, EHGR बोले तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से, कर रहा है यदि 34 * 12 = 23 है,
इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इतना का मान क्या होना चाहिए। समझ रहे हो, आप सभी को सोचना होगा। तो देखो इसमें इस तरह से लॉजिक लगाओ कि 34 है, स्टार है, 12 है, बराबर 23 यानी 23 है। अब आप लोग सोचो बाबू कि यहाँ पे कि हम इन दोनों में क्या लॉजिक लगाएं कि हमें 23 आ जाए भाई। तो कैसे सोच पाओगे, तो इस तरह से सोचना, इस तरह से हमारी बातों को समझो कि 34 से 12 लाना है तो क्या करेंगे, अगर हम इन 34 और 12 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो 34 और प्लस का 12 करते हैं तो कितना होता है बाबू, तो 34 प्लस 12 करेंगे तो 4 2 6 और 2 1 3 1 4 होना चाहिए, यानी 46 आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 23 चाहिए। तो क्या करोगे, इसमें 2 से भाग दे दो, 23 आ गया ना। अब यही लॉजिक हमें किस में अप्लाई करना है बाबू, इसमें भी क्या करना है, प्लस करना है दोनों को। तो देखो 28 और प्लस का कितना करना है, 76। अब देखो क्या आता है भाई, 8 6 14 और 7 2 9 और 1 बकाया कितना होगा, 10। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 52। तो 52 लाने के लिए इसमें भी 2 से भाग करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 52 आएगा। देखो यहाँ पे 52 आया ना, तो बोलोगे जी सर। अब वही लॉजिक इसमें भी चेक कर लो, क्या दिक्कत है। देखो कितना है, 97 प्लस का 39, तो जोड़ो, यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 7 16 और 9 3 12 और 1 13, और इसमें 2 से भाग दे दो तो 2 कितना आएगा, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, 1 और 2 8 16 यानी 68। देखो 68 है, बोलोगे यस सर। अब यही लॉजिक इसमें लगा के राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे ना। तो देखो ना, समझो क्या है, 37 है, प्लस का कितना है, 73 है। ठीक है, अब जोड़ो तो 7 3 10, 7 3 10 11 और बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 5 का 10 और 2 5 का 10, 55। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो हमारी बातों को, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो बाबू, अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 13 नंबर का प्रश्न समझो। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने तथा इस स्टार चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यानी बताना होगा कि इसको जगह कौन सा ऑप्शन के आप लोग चयन करोगे ताकि क्या आ जाए, तो राइट आंसर प्राप्त हो जाए। समझो, तो किस तरह से सोचोगे भाई, तो इस तरह से सोचो और आप लोग समझो। देखो यहाँ पे देखो, अगर ऑप्शन, चलो मैं एक लेके चलता हूँ, तो चलो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भाग होगा, यहाँ पे घटाव होगा और यहाँ पे बराबर होगा। तो सबसे पहले किसका कार्य करोगे, तो प्लस का, फिर क्या करोगे, तो फिर सबसे पहले भाग का, यानी बोर्ड मास प्रयोग करोगे, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। समझो ना इतना बात को। तो देखो सबसे पहले भाग करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर यहाँ पे प्लस 7 है तो देखो 7 प्लस का 1 और माइनस का 4 और बराबर हमें 11 लाना है। तो 7 और 1 8 और 8 में 4 घटाओगे 11 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 के देखो, यहाँ पे गुना होना चाहिए, यहाँ पे घटा होना चाहिए, यहाँ पे बराबर होना चाहिए, यहाँ पे भी गुना होना चाहिए। तो करो तो 7 5 का 35 और 35 में 5 घटाओगे और बराबर यहाँ पे 10 चक्का 40, तो 35 में 5 घटेगा 30 और यहाँ पे 40, दोनों बराबर क्या है, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 को देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे गुना रखेंगे, यहाँ पे जोड़ रखेंगे, यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ पे गुना होगा। अब देखो 7 5 का 35 और प्लस का 5 और बराबर 10 चक्का 40। अब देखो 35 प्लस 5 40 और यहाँ पे 40, दोनों इक्वल हो गया, बराबर होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। समझ गए हो। चले नेक्स्ट पे। तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और फिर जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलो समझो क्या कर रहा है। देखो 15 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना। 15 नंबर का प्रश्न में कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, या जो श्रृंखला है ना अल्फाबेट का
इस वाट के जगह क्या होगा आप सभी को बताना होगा। तो कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका से समझना। सबसे पहले काउंट करो कि कितना अल्फ़ाबेट है। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी यहाँ पे कितना है 16 अल्फ़ाबेट है। तो इसका किस प्रकार से आप लोग गुणनखंड कर सकते हो, या तो 4 गुने 4 करोगे या फिर क्या करोगे 2 गुने का 8 करोगे। और किस प्रकार से कर सकते हो, और कोई तरीका है? और तो कोई तरीका नहीं दिख रहा है। यानी या तो हमें 2-2 के भाग में लेके चलना है या हमें 4-4 के भाग में लेके चलना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 2-2 के भाग में पहले लेके चलता हूँ कि 2-2 चलता हूँ इस तरह से, 2-2 लेके चलता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है बाबू, देखो यहाँ पे ए है, ए के बाद हमें खाली स्थान है। तो यहाँ पे देखो ए के बाद क्या है, बी है। तो अगर मैं ए के जगह बी भरता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे बी है और बी के बाद हमें खाली स्थान है, और यहाँ पे देखो बी के बाद ए है। तो अगर मैं बी के बाद यहाँ भी ए भरता हूँ तो देखो ए बी बी ए, फिर देखो ए बी बी ए, फिर देखो ए बी, फिर यहाँ पे होगा बी ए, फिर देखो ए बी, फिर यहाँ पे होगा क्या बी ए, फिर देखो यहाँ पे ए बी, और फिर क्या हुआ बी ए। यानी किस प्रकार का सीरीज में चला, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, इस तरह से चल रहा है सीरीज, चल रहा है ना बाबू। तो देखो यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ पे बी आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। तो बी ए बी ए, बी ए बी ए, ऑप्शन नंबर 3 में आप सभी को मिल गया, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 16 नंबर का प्रश्न समझना। करा है एक पैटर्न के साथ एक वर्ग पारदर्शित शीट दिया गया है। दिए गए 4 विकल्पों से चुनिए कि पारदर्शित शीट को दिखाई गई मध्य रेखा पर मोड़ने से पैटर्न कैसे दिखाएगा। समझना बाबू, बहुत ही सिंपल है। इसका डायरेक्शन देख के घबराना नहीं कि इतना बड़ा डायरेक्शन दे रखा है। देखो कुछ नहीं है इसका डायरेक्शन, समझो। कह रहा है ना कि यह जो प्रश्न आकृति है ना, यहाँ पे जो ये बीच में मध्य में जो एक रेखा है ना, अगर आप सभी इसको इस तरह से उलट देते हो, यानी इसको उलट के यहाँ पे ले लाते हो, इसके ऊपर लाओगे तो कैसा फिगर बनेगा, जो आप सभी को बताना है। तो बोलोगे बहुत सिंपल है सर, ये जो गोला है ना, ये छोटा गोला वो बड़ा गोला के अंदर आ जाएगा, और ये जो त्रिभुज है ना, छोटा त्रिभुज या बड़ा त्रिभुज के अंदर आ जाएगा, इस तरह से। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर का 4 नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर में सट गया, बीच बीच में होना चाहिए, समझो। अब बोलोगे सर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में क्या है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ से ये नीचे की ओर सटा हुआ है, लेकिन होना चाहिए क्या, पूर्ण रूप से बीच में। तो पूर्ण रूप से बीच में कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि आपका राइट आंसर है। यानी इस बड़ा वाले गोले के अंदर छोटा गोला होना चाहिए और बड़ा वाले त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज होना चाहिए, इस तरह से, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमें 3 में दिखा, जो कि सही है, सत्य है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न में समझो, और इसमें कह रहा है कि शब्दों का संबंध बताना है, यानी इस तरह से कि चिकित्सक का संबंध रोगी से होगा तो वकील का संबंध किससे होगा भाई। तो देखो इस तरह से समझना कि चिकित्सक और वकील में क्या अंतर है। तो चिकित्सक का संबंध जिस प्रकार से रोगी से है, वकील का संबंध उसी प्रकार से किससे होगा, तो ग्राहक से, उपभोक्ता से, खरीदार से नहीं, किससे होगा, मुवक्किलन से। मुवक्किलन से इस तरह से होगा कि चिकित्सा जो होता है वह रोगी को क्या करता है, सही करता है, यानी ठीक करता है, उसके अपेक्षा में क्या करता है, काम करता है। तो वकील जो होगा उसके अपेक्षा में, किसके अपेक्षा में कार्य करेगा भाई, तो मुवक्किलक बोला जाता है, मुवक्किलक, समझो, यानी कि जिसे कहा जाता है वकालत, समझो, उसी के पीछे काम करता है। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो कुछ शब्दों का संबंध वाले प्रश्न इस तरह से दे देगा ना आपका एग्जाम में, तो लगेगा ना कि ऐसा हम शब्द, ऐसा वर्ड तो हम कहीं सुने ही नहीं है, इसका अर्थ तो समझ नहीं रहे। तो देखो प्रैक्टिस में समझना बाबू, कि जो आप लोग को लगे ना कि इसका हमें तो पता नहीं है, डिटेल नहीं है, तो उसे याद कर जाने की कोशिश करना।
समझ रहे हो, तब आप सभी को एग्जाम में यहाँ पे फंस सकता है, नहीं तो फिर आप लोग या तो स्किप करोगे या फिर माइनस में चल जाओगे। लेकिन क्या करना है, जैसे कि वकील का संबंध जिस प्रकार मुवक्किलन से, यानी इस तरह से समझना है कि चिकित्सक जिस प्रकार रोगी पे काम करता है, यानी उसी प्रकार वकील जो होता है वह मुवक्किलन पे काम करता है। ठीक है, चलो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना। और 18 नंबर का प्रश्न सीरीज वाले प्रश्न है, नंबर सीरीज का, यानी 113 है, 225 है, 249 है, तो यह क्या हो रहा है, तो बोलोगे सर यह तो इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज भी हो रहा है ना, तो बहुत बड़ा 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 संख्या में इंक्रीज हो रहा है। यानी देखो 113 था, इतना 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 बड़ा हो गया, यानी कहीं ना कहीं इसमें तो या तो वर्ग किया है या तो कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है। समझ रहे हो हमारी बातों को, देखो तो क्या किया है वही तो देखना है। अब देखो 113 से 225 हो गया, तो बोलोगे सर ये तो डायरेक्ट 2 गुना कर दिया है, यानी इतना से इतना गया है, तो इतना से इतना गया है तो क्या होगा भाई, तो देखो 113 में जब 2 गुना करोगे तो कितना आएगा, 3 दूना का 6, 2 2 यानी 226। लेकिन यहाँ पे क्या है 225, तो इसमें 1 माइनस कर दिया, देखो 225 आ गया, यानी 2 गुना किया और 1 माइनस कर दिया। अब आगे देखो इसी प्रकार भाई इसमें, तो इसमें भी क्या किया है 2 गुना किया है, तो देखो 2 गुना करो, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 1 8 और 2 दूना 4, 480। लेकिन 5 दूना 10 के 0 बाकी, 1 2 दूना 4 और 1 यहाँ पे 5 होगा, माफ़ कीजिएगा 5, यानी 450। लेकिन इसमें भी 1 माइनस किए तो यहाँ भी 1 माइनस करो। अब देखो क्या चल रहा है बाबू, सीरीज चल रहा है गुना का 2 माइनस का 1, तो इसमें भी गुना का 2 करो ना और माइनस का 1 करो ना, तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8, 1 9 और 4 दूना 8 और माइनस का 1 करोगे तो 897, यानी यहाँ पे 897 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो हमारी बातों को, तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो 18 नहीं 19 नंबर का प्रश्न देखो, 18 हो गया, 19 को देखो। कह रहा है यदि a बराबर 1 है, AND बराबर इतना है, तो BAT का मान क्या होगा। अब आप लोग समझो लॉजिक किस क्या लगा रखा है, तो यहाँ पे A है, N है, D है, इतना को कितना लिखा 19 लिखा, तो कैसे लिखा भाई, तो देखो अल्फ़ाबेट का प्रयोग करोगे, A का अल्फ़ाबेट 1 प्लस N का 14 और D का कितना है, तो D का 4। अब आप लोग इसे जोड़ो, तो देखो 14 प्लस 1 15 और 4 19 आ गया, यानी यहाँ पे 19 आ गया। तो क्या किया ना, क्या किया कि इन सभी का अल्फ़ाबेट को जोड़ दिया, आपस में 19 आ गया। फिर देखो एक अल्फ़ाबेट 1 है तो 1 लिख दिया। तो इसी प्रकार BAT का हम राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे, करेंगे ना, तो देखो क्या है BAT। अब देखो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 प्लस A का 1 और T का 20, तो 20 1 21 और 21 और 2 23, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर है और बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो हमारी बातों को, तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 20 नंबर का प्रश्न समझना आप सभी क्या कर रहे हैं। कह रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। समझने बाबू, भिन्न की पहचान करना है, यानी इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और अलग ऑप्शन जो एक होगा ना, वही को आप सभी को पहचान करना है, उसी को आप सभी को चयन करना है। तो कैसे करोगे, तो इस तरह से करना, क्या है जनवरी है, जून है, जुलाई है, अगस्त है। अब आप लोग सोचो किसमें सबसे अलग कौन है, तो अगर मैं जनवरी की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे किसका बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जुलाई की बात करता हूँ, अगर मैं अगस्त की बात करता हूँ, तो ये तीनों जो मंथ है ना, यानी इन तीनों का मंथ देखो, जनवरी 31 का मंथ लगता है, जुलाई 31 का मंथ लगता है और अगस्त 31 का मंथ लगता है। लेकिन जून की बात करें तो यह 30 का होता है, जून जो होता है वह 30 का मंथ लगता है, यानी सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आप लोग सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, तो अगला प्रश्न समझो 21 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 21 नंबर का प्रश्न जो है ना बाबू, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, एक और आ गया और मैं इसको भी बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाऊंगा, बस समझना। कह रहा है A और B भाई हैं, A और B क्या है भाई, तो चलो भाई है, तो A और B आपस में भाई है, तो यानी क्या हुआ प्लस का चिन्ह, यानी दोनों भाई का रिलेशन है। कह रहा है E पुत्री है F की, E जो पुत्री है वह F की है। ठीक है, चलो मैं मान लिया, 1 मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, A और B क्या है भाई है, तो A और B भाई यहाँ लिख देता हूँ।
करा ई पुत्री है एफ की, पुत्री है एफ की, चलो अभी यहाँ पे रखते हैं। आगे करा है एफ पत्नी है बी की, एफ जो है ना वह पत्नी है किसकी, बी की, और ये दोनों क्या है आपस में भाई है तो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। और एफ जो है ना वह पत्नी है किसकी, पत्नी है भाई, तो एफ पत्नी है किसकी, बी की, यानी ये दोनों पति पत्नी है तो ये माइनस होगा और बी प्लस होगा क्योंकि बी पति है एफ पत्नी है। अब यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे वापस आओ पुनः, ई पुत्री है एफ की, ई जो है ना वह पुत्री है, ई जो है वह पुत्री है तो चलो पुत्री है तो स्त्रीलिंग होगा एफ की, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ प्रश्न पे, प्रश्न क्या कर रहा है, ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, यानी ए जो है ई को क्या कहेगा। तो देखो बाबू ए और बी क्या है आपस में भाई है, ठीक है। और एफ जो है वह पत्नी है बी की, और ई जो है वह क्या है, तो ई जो है बी की बेटी है। अब देखो भाई के बेटी को क्या कहा जाता है, यानी ए जो है बी का भाई है और बी ई जो है वह बी की बेटी है, तो ए जो है बी ई को क्या कहेगा, ए जो है ई को क्या कहेगा, तो वह क्या कहेगा, भतीजी कहेगा। यानी भाई के पुत्री को क्या कहा जाता है, तो भतीजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 21 नंबर का प्रश्न समझो बाबू। 21 नंबर का 22 नंबर का प्रश्न है, करा प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, यानी इस भाट के जगह यानी यहाँ पे जगह क्या होगा, तो संबंध बताना है कि जिस तरह से 365 का संबंध 90 से है, 223 का संबंध किससे होगा। देखो देखने में बहुत बड़ा यहाँ पे संख्या दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग समझो तो थोड़ा सा अगर अपने माइंड का 0.0009% भी उपयोग करते हो ना तो रीजनिंग का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे भी नहीं सॉल्व होगा। बस आप लोग प्रैक्टिस पे ध्यान देना, ठीक है। देखो 365 से 90 आ रहा है तो कैसे आ रहा है भाई, क्या लॉजिक लगा रहा है, तो बोलोगे सर 365 से 90 लाना यानी क्या किया है ना, तो 365 जो एक संख्या है ना, एक संख्या है तो इसको क्या किया है ना कि 3, 6 और 5 को आपस में क्या किया है ना, तो आपस में गुना कर दिया। क्या कर दिया है, गुना कर दिया। तो देखो 6 5 30 और 30 दिया का 90, यहाँ पे 90 आ गया, इस तरह से किया। तो इसी प्रकार से 623 में क्या करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे। तो देखो 6 गुने 2 12 और 12 गुने 3 क्या होता है, तो 12 तिया 36, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा 36 होगा, जो कि क्या है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझो हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो बाबू अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 23 नंबर का प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न देखो, एक और प्रश्न आ गया, वही वाले प्रश्न जो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि कुल संख्या बराबर, या फिर इस तरह से कि 31 विद्यार्थी की एक कक्षा में अरुण का स्थान 7वां है तो अंत से कैवा स्थान होगा। देखो बाबू मैं अभी इससे पहले वाले प्रश्न में को बता चुका हूँ कि कुल विद्यार्थी की संख्या तो दाएं माइनस का बाएं और दाएं प्लस का बाएं माइनस का 1, या फिर ऊपर प्लस नीचे -1। उसी प्रकार से इसमें भी वही फार्मूला लगाना है। कराए 31 विद्यार्थी की एक कक्षा में, यानी कुल विद्यार्थी लिखो। कुल विद्यार्थी बराबर क्या दे रखा है, तो ऊपर से यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो अंत से, यानी कि शुरुआत से और अंत से। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिखो शुरू से और प्लस अंत होगा, शुरू प्लस अंत और माइनस का 1 होगा, इस तरह से होगा ना। तो देखो यहाँ पे लेकिन प्रश्न क्या करा है कि 31 विद्यार्थी, यानी टोटल कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 31 विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी बराबर 31 होगा। अब कर रहा है कि एक कक्षा में अरुण का स्थान 7वां, यानी शुरू से अरुण का स्थान कितना है, 17वां है। क्या है, 17वां है। तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा, अंत से उसका स्थान बताना है। तो चलो मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ और माइनस का 1 हो जाएगा। समझ रहे हो। अब देखो ये जो माइनस का 1 1 है, यह इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 1 तो 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 प्लस का x हो जाएगा। अब देखो ये 17 को जब इधर घट लाओगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, यानी 32 में जब 17 को घटा दोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब 32 में 17 को घटाओगे कितना होगा, 15 17 32, यानी कि 15। यानी क्या होगा, तो अंत से अरुण का
स्थान कैवा है तो 15वां, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ गए हो हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न देखो एक कैलेंडर से करा, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। देखो बाबू समझना, यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो पहले आप लोग आज मानना, यानी टुडे, आज हो गया यानी टुडे। अब कर रहा है कि बीते कल, यानी जो बीत गया है, यानी क्या, पास्ट में, यानी बीते हुए कल, यानी यहाँ जो है ना यह बीता हुआ कल जो है, बीते हुए कल से पहला दिन, यानी बीते हुए कल है ना इससे भी पहला दिन, यानी ये होगा तो पहला दिन क्या है, बृहस्पतिवार, यानी ये जो कौन सा दिन है तो ये बृहस्पतिवार है। ये कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार, यानी कि आज है, आज से बीते हुए कल, और बीते हुए कल से पहला दिन, यानी ये वाला दिन कौन सा है, बृहस्पतिवार था। तो रविवार कब होगा बताओ। देखो बाबू तो इस तरह से समझना कि यहाँ पे देखो ये बृहस्पतिवार है, ये शुक्रवार, ये शनिवार, तो ये क्या दिन होना चाहिए, रविवार होना चाहिए, रविवार होगा। ये वाले दिन क्या होगा, रविवार होगा। और ये वाले दिन कब होगा, तो ये वाले दिन होगा आज के बाद, यानी कि आने वाले कल। ये देखो आज है, टुडे आज है, और ये क्या है, आज के बाद, यानी आने वाला कल। तो क्या होगा राइट आंसर, आने वाले कल जो होगा वह रविवार होगा, यानी आज से क्या होगा, आने वाले कल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 25 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 25 नंबर का प्रश्न डायरेक्शन से है, यानी दिशा से, और इसमें आप लोग कुछ समझना पॉइंट को कि ऊपर को मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण कहता हूँ, इधर मैं पूरब कहता हूँ और इधर मैं पश्चिम कहता हूँ। इतना बात को हमारे समझ रहे हो ना। चलो देखो अब समझना, करा है राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, यानी कि राजू का सम्मुख यानी मुख जो होता है, इस तरह से मैं यहाँ पे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, अब देखो करा है कि राजू के सम्मुख उत्तर दिशा, यानी राजू यहाँ है और इसका मुख किधर है, उत्तर दिशा की ओर, और वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, यानी यहाँ पे है, वह कहाँ चला तो उत्तर की ओर मुख है, और उत्तर की ओर चला कितना, 30 मीटर चला, और बाएं मुड़ता है, यानी यहाँ तक आया ना, उसके बाद बाएं मुड़ता और 15 मीटर जाता है। चलो तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा, कहाँ आएगा भाई, तो 1 मिनट, इस तरह से थोड़ा और नीचे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उत्तर की ओर चला भाई, कितना चला, उत्तर की ओर चला, और कितना चला, तो यहाँ पे देखो 30 मीटर है, यानी 30 मीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है, 30 मीटर आगे चला और बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। यहाँ आया ना बाबू, यहाँ से बाएं मुड़ा, यानी इस तरफ मुड़ा, और कितना चला, तो 15 मीटर चला। ठीक है भाई, यहाँ से बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, यहाँ से वह कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, तो दाएं कहाँ होगा, तो दाएं इधर होगा, और कितना चला, तो 50 मीटर चला। ठीक है भाई, 50 मीटर चला, और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। यहाँ जब आए ना तो यहाँ से फिर से दाएं मुड़ा और चलता है, यानी दाएं मुड़ेगा तो इधर चलता है और इधर चलते जाता है। तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है जो बताना है। तो देखो इस तरफ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखो इस तरफ की दिशा को हम लोग पूरब कहते हैं, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, और ये प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना कि रोगी का संबंध जिस प्रकार अस्पताल से है, कार का संबंध उसी प्रकार यहाँ से क्या हुआ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर देना, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जितने भी आप सभी के पास ग्रुप है सारे में फैला दो इस क्लास का नोटिफिकेशन। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, और साथ में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि हर एक पॉइंट आप सभी को वहाँ से भी कवर हो जाए और वहाँ से हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके।
ठीक है बाबू। तो चलो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना। सभी विद्यार्थी को हमारी तरफ से जय हिंद।